अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज के नावल अंकाल के 5वें हिस्से के साथ, जो कि हमारी दुनिया से ताल्लुक रखने के साथ साथ फाइटिंग और सस्पेंस से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जोलिया को होश आया तो चंद लम्हे वो खाली खाली नजरों से इधर उधर देखती रही। फिर जैसे उसका शौर जागा और उसकी आंखों के सामने से धुंध छटी, तो ये देखकर वो चौंक पड़ी कि वो एक हालनुमा कमरे में मौजूद थी और एक रॉडर वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई थी। उसने सर घुमाकर देखा तो उसके साथ किताबें मजीद कुर्सियां भी मौजूद थीं, जिनमें उसके दूसरे साथी भी रॉडर्स में जकड़े हुए थे। वहाँ इनके अलावा और कोई मौजूद न था। सामने एक दरवाजा था जो बंद था। कमरा हर किस्म के साजो सामान से खाली था। अलबत्ता कमरे की दीवारों पर एजा रसानी के मिबराने और जदीद आलात जरूर टंगे हुए दिखाई दे रहे थे। चूल्हे से कुछ फासले पर एक जदीद साग की मशीन रखी हुई थी, जिसके साथ एक बड़ा सा शीशे का कंटोप भी मौजूद था। इस मशीन को देखते ही जोलिया समझ गई कि ये जदीद मेकअप वॉशर है। चूल्हे को सबका मुनाजिर याद आ गए जब होटल के एक वेटर ने उसे पैगाम पहुंचाया था कि उन्हें इस होटल को छोड़कर होटल के अकब में पहुंचना है, जहाँ नॉट्रॉन का एक मखसूस खास आदमी कलंदर स्याह रंग की बॉडी वाली वैन लिए मौजूद है। इन्हें इस वैन में सवार होना था। कलंदर उन्हें वैन के जरिए नॉट्रॉन के किसी खुफिया हेडक्वार्टर में पहुंचाने वाला था। वो सब एक एक करके वहां से निकलने ही वाले थे कि कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और 4 मुसल्लह अफराद यकलक उछल उछल कर कमरे में आ गए और उन्होंने इन सबको गन पॉइंट पर ले लिया था। इसके बाद इनमें से एक आदमी, जिसका नाम धारफ था, को एक फोन कॉल मौसूल हुई। उसने किसी मैडम महालक्ष्मी से बात की थी और फिर कॉल खत्म करके उसने हाथ में पकड़ी कोई चीज पूरी कुव्वत से जमीन पर मार दी थी। एक धमाका सा हुआ था और उसके साथ ही जोलिया को अपना दिमाग मौफ होता और आंखों के सामने अंधेरा फैलता महसूस हुआ था। उसने जहन में छाने वाला अंधेरा दूर करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कामयाब न हो सकी थी और फिर वो गिर गई थी। इसके बाद इसे यहाँ से इस हॉलनुमा कमरे में होश आया था, जहाँ वो अपने साथियों समेत रॉडर्स वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई थी। अभी वो इधर उधर देखकर कमरे का जायजा ले ही रही थी कि उसी लम्हे उसे साथ बैठे हुए सफदर की कराहने की आवाज सुनाई दी। चोले ने चौंक कर देखा तो सफदर के जिस्म में हरकत हो रही थी। उसके साथ तनवीर और कैप्टन शकीर के जिस्म भी हरकत कर रहे थे। थोड़ी ही देर में इन सब ने बारी बारी आंखें खोल दी। होश में आने के बाद इनकी भी हालत जोलिया जैसी ही हुई थी और वो हैरत से इस कमरे को देख रहे थे। ये सब क्या है? सफदर ने जोलिया का नाम लिए बगैर कहा। मैं खुद भी हैरान हूँ कि आखिर वो लोग कौन थे और इस तरह उनका हमारे कमरे में आने का क्या मतलब था, और ये कि आखिर धारफ ने ऐसा क्या किया था कि हम एक लम्हे में बेहोश होकर गिर गए थे। अब हम इस अजीबोगरीब कमरे में और इस तरह रॉडर्स वाली कुर्सियों पर जकड़े हुए हैं, जैसे हम मुजिम हो या हमारा ताल्लुक किसी अस्करियत पसंद तंजीम से हो, जोलिया ने कहा। जोलिया ने आंखों के इशारे से इन सबको असल नाम और अपनी असलियत जाहिर करने से मना कर दिया था। इनके ख्याल के मुताबिक उन्हें रॉडर्स वाली कुर्सियों से जकड़ कर कमरे में अकेला इसलिए छोड़ दिया था कि होश में आकर एक दूसरे से बात कर सके और एक दूसरे को असल नाम से पुकार सके, ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। कमरे में मेकअप वॉशर देखकर जोलिया ने अपने साथियों के चेहरे देखे थे तो इनके चेहरे पर मेकअप इसी तरह मौजूद थे, जिसका मतलब था कि अभी तक इन्हें यहाँ लाने वालों ने उनका मेकअप साफ करने की कोशिश की ही नहीं थी। यहाँ भी वो इनके मेकअप वॉश करने में नाकाम हो गए थे। जोलिया और उसके साथियों ने स्पेशल मेकअप कर रखे थे। ये मेकअप उसे चीफ ने मीटिंग रूम में फराहम किए थे, जो झली नुमा थे, और जब वो इन्हें चेहरों पर लगाकर थपथपाते थे तो इनके चेहरे वादे तौर पर बदल जाते थे। फिर इनके मेकअप को ना तो कोई जदीद कैमरा चेक कर सकता था और न ही उनका ये मेकअप किसी मेकअप वॉशर से साफ किया जा सकता था। जोलिया का इशारा समझकर उन सब ने अस्बात में सर हिला दिए और परेशानी जाहिर करते हुए उसी अंदाज में बातें करने लगे जैसे वो खुद को इस नई जगह पर पाकर वाकई बेहद परेशान हो और उनके समझ में नहीं आ रहा हो कि काफिरिस्तान की रेड पावर एजेंसी की पावर फोर्स ने उन्हें यहाँ लाकर इस तरह क्यों कैद किया है। वो काफी देर तक इसी तरह परेशानी के आलम में बातें करते रहे। फिर अचानक कमरे का दरवाजा एक धमाके से खुला और 4 मशीन गन बरदार अंदर दाखिल हुए। इन चारों के पीछे एक खूबसूरत नकोश वाली नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। लड़की के चेहरे पर दहशतगी और गुस्से के तासुरात वाज़ा दिखाई दे रहे थे। चारों मुसल्लह अफराद के इर्द गिर्द मशीन गन्ने लेकर खड़े हो गए और लड़की इनके सामने आकर इन्हें तेज नजरों से घूरने लगी। तो तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है,
लड़की ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए इंतहाई फरागत भरे लहजे में कहा, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस क्या मतलब है? पाक एशिया सीक्रेट सर्विस क्या है? हम तो बिजनेसमैन है और बिजनेस डील कर काफिस्तान आए हैं। हमारा ताल्लुक ग्रेट लैंड से है। जोले ने उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाबन इंतहाई सख्त लहजे में कहा, सुनो, मेरा नाम महालक्ष्मी है। मैं काफिस्तानी एजेंसी रेड पावर की पावर फोर्स की सरबराह हूँ। तुम मुझसे धोखा फरेब नहीं कर सकते हो। ये दुरुस्त है कि तुम सब मेकअप में हो और तुम्हारी बेहोशी के दौरान हम तुम्हारा मेकअप साफ करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हम तुम्हारे मेकअप वॉश नहीं कर सके हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन है कि तुम पाक एशियाई एजेंट हो। मैं तुम सबके नाम भी जानती हूँ। तो पाक सीक्रेट सर्विस के डिप्टी चीफ जोलिया होना, जोलिया आफ्टर वाटर। तुम्हारे साथ सफदर सईद बैठा हुआ है, जबकि तीसरे नंबर पर तनवीर और चौथे नंबर पर कैप्टन शकील मौजूद है। महालक्ष्मी ने उनकी तरफ देखकर बड़े नकुवत भरे लहजे में कहा और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वो सब बुरी तरह से चौंक पड़े, लेकिन उन्हें चुपने के तासुरात चेहरों पर जाहिर न होने दिए थे। ये तुम क्या नाम ले रही हो? ये हमारे नाम नहीं है। मेरा नाम एल्सिया है। ये मेरा साथी क्रैंक है। तीसरे नंबर पर ग्रेसन है और चौथे नंबर पर मिस्टर फ्रेशर है। हमारा ताल्लुक ग्रेट लैंड से है। और जोलिया ने कहा, बकवास बंद करो। मैंने कहा है ना कि तुम मुझे अहमक नहीं बना सकती। मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ। इससे पहले कि जोलिया अपनी बात मुकम्मल करती, महालक्ष्मी ने चीखते हुए कहा, अगर तुम इतने वसूख से कह सकती हो कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। सदर ने इसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हारी पहचान हमाशी ने की है और हमाशी मुझसे गलत बयानी नहीं कर सकती है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम कहाँ मौजूद हो और तुमने कौन से मेकअप कर रखे। महालक्ष्मी ने कहा तो वो सब चूक पड़े। कौन है ये हमाशी? जोली ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं उसे बुलाती, तुम खुद उसे देख लो। महालक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ ही उसने अपना चेहरा दाएं तरफ मोड़ा। हमाशी, सामने आओ। हमाशी ने कहा तो उसी लम्हे झमहाका हुआ और ये देखकर इन चारों की आंखें हैरत से फैलती चली गईं कि महालक्ष्मी के करीब एक नौजवान लड़की नमूदार हो गई थी और ये नौजवान लड़की हूबहू महालक्ष्मी जैसी थी। इसका कद काठ, हत्ता कि उसने जो लिबास पहना हुआ था वो भी बिल्कुल उसी रंग और डिजाइन का था जो महालक्ष्मी ने पहना हुआ था। क्या मतलब? ये कौन है और ये इस तरह कैसे जाहिर हुई है? ये क्या कोई सहारा है? जोली ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके साथियों की आंखों में भी महालक्ष्मी को इस तरह अचानक जाहिर होते देखकर हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम इसे सहारा ही समझ सकती हो और ये भी सुन लो कि उसने मुझे तुम्हारी आमद का बताया था। ये इस वक्त से तुम पर नजर रखे हुए है जब तुम काफिस्तान आने के लिए पाक एशिया से रवाना हुए थे। तुमने पाक एशिया से निकलकर किस किस मुल्क का सफर किया है, कौन कौन से दस्तावेजात तब्दील की, किन हुलियों और किन जगहों पर रहे, इनके बारे में मैंने अब मुझे सारी तफसील बताई है। उसके कहने पर तुम्हें रास्ते में हलाक नहीं किया गया। उसका कहना था कि तुम एक बार काफिस्तान पहुंच जाओ, तुम्हें यकीन तौर पर हलाक किया जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं की थी और तुम्हें काफिस्तान और दारुल हुकूमत में इसी होटल तक पहुंचने दिया था। जब तुम यहाँ पहुंच गए तो मुझे इन होटल और कमरों के नंबर तक बता दिए जहाँ तुम रिहाइश पजीर थे। इसके इत्तला देने के बाद ही मैंने अपनी फोर्स को तुम्हें हिरासत में लेने और जान लाने का हुक्म दिया था। अब तुम ये कहो कि तुम पाकिस्तान एजेंट नहीं हो तो ये तुम्हारी खुशफहमी होगी और कुछ नहीं। महालक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर इन सब के बेइख्तियार होंठ भेज दिए। यह सुनकर उन्हें वाकई शदीद झटका सा लगा था कि इनकी हर मोमेंट के बारे में मालूम करने के लिए एक सहाराना ताकत काम कर रही थी। ये बात इनके लिए इंतहाई खतरनाक थी। वो वाकई दुश्मनों से तो बच सकते थे, छुप सकते थे, लेकिन एक नावीदा मखलूक इन पर नजर रखे हुए थी। इससे तो किसी भी सूरत में ना छुप रह सकते थे। इस सूरत हाल में वो कहीं भी चले जाते, कहीं भी छुप जाते। नादीदा मखलूक उनके पते ठिकाने के बारे में मालूम कर लेती और रेड पावर एजेंसी की पावर फोर्स उन तक आसानी से पहुंच सकती थी। ये झूठ बोल रही है, इसे कुछ खबर नहीं है कि हम कौन है। जोले ने मुंह बनाकर कहा, ये कोजाई है, महान ताकतों की मालिका। इसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और ये मेरी दोस्त है। इसकी एक एक बात सच है। तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन उसकी नजर से छुपना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। महालक्ष्मी ने फाकराना लहजे में कहा, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। मुश्किलात जरूर होती हैं लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। तुम जिस सहारान ताकत पर इस कदर उतरा रही हो, हम अभी साबित कर दें कि ये गलत है। इसे हमारी हकीकत का इल्म ही नहीं है। इस बार शब्द ने कुसीले लहजे में कहा, तुम इसे गलत साबित करोगे? गुरु महाराज की सफरी जरियत को तुम लोग गलत साबित करोगे? कैसे? सफदर की बात सुनकर महालक्ष्मी ने चौंकते हुए कहा, इससे कहो कि ये आगे आए और मेरे सामने आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाए। सफदर ने संजीदगी से कहा तो महालक्ष्मी के साथ जोलिया और इसके साथियों के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए कि सफदर ऐसा क्यों कह रहा है और वो क्या करना चाहता है। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? महालक्ष्मी ने हैरत भरे लहजे में कहा, जो भी होगा तुम्हारे सामने होगा, इसे आगे भेजो। सफदर ने सर्द लहजे में कहा, ठीक है, हमाशी उसके सामने जाओ और उसकी आंखों में आंखें डाल दो। ये शायद तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है।
माँ लक्ष्मी ने कहा तो हमाशी फौरन आगे बढ़ी और सफदर के सामने आकर खड़ी हो गई। सफदर ने उसकी आंखों में आंखें डाली। दूसरे लम्हे ये देखकर महालक्ष्मी और उसके अपने साथी बुरी तरह से चौंक पड़े कि माशी जकलक बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हटी थी। इसका रंग जर्द पड़ गया और वो खौफ भरी नजरों से सफदर की तरफ देखने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं जा रही हूँ। हमाशी ने जकलक बुरी तरह से चीखते हुए कहा और फिर इससे पहले कि महालक्ष्मी उसे कुछ कहती या उसे कुछ पूछती, हमाशी जकलक वहां से गायब हो गई। क्या मतलब? क्या किया है तुमने हमाशी के साथ? वो इस तरह कहाँ गायब हो गई है? हमाशी मेरे सामने आओ फौरन। महालक्ष्मी ने हमाशी को इस तरह गायब होते देखकर पहले सफदर की तरफ हैरत से देखते हुए कहा और फिर मुड़कर चारों तरफ देखकर हमाशी को आवाजें देने लगी। सफदर के लबों पर तहमदाना मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट पर जोलिया और उसके साथी भी हैरान हो रहे थे। उन्होंने सफदर को हमाशी की आंखों में आंखें डालते देखा था और हमाशी एक लम्हे में सफदर की आंखों में न देख सकी थी और बखलाए हुए अंदाज में इससे दूर हट गई थी और फौरन गायब हो गई थी। वो अब यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? आखिर क्यों? तुमने उसके साथ क्या किया है? वो इस तरह खौफजदा होकर क्यों गई है? बोलो, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगी। महालक्ष्मी ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा और नहाए जारहाना अंदाज में चलती हुई सफदर के सामने आ गई और सफदर को गुस्सीली नजरों से घूरने लगी। उसका ताल्लुक शैतान से और शैतानी सतह के जरियात को कैसे भगाना है, ये मैं और मेरे साथी बखूबी जानते हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर जोलिया और उसके साथियों के चेहरे पर भी बेइख्तियार मुस्कुराहट उभर आई थी, जैसे वो सफदर की बात का मतलब समझ गए हो और उन्हें मालूम हो गया हो कि सफदर ने क्या किया है कि कोजाई जैसी ताकत उसके सामने से इस तरह बौखलाए हुए अंदाज में और खौफजदा होकर भागने पर मजबूर हो गई है। क्या मतलब? क्या जानते हो तुम सब? बोलो, जवाब दो। महालक्ष्मी ने उसी तरह चिकती आवाज में कहा। हमारे पास मुकद्दस कलाम है, बस मैंने हमाशी की आंखों में आंखें डालकर बेहद हल्की आवाज में वही पढ़ा था। अगर यह असर शैतान भी होता तो इस कलाम को सुनते उसकी हालत गैर हो जाती, बल्कि इस कलाम को सुनकर उसकी ऐसी हालत होती जैसे उसे हंटर मारे जा रहे हो और वह चीखता चिल्लाता यहाँ से भाग जाने पर मजबूर हो जाता। हमाशी सिर्फ एक सफली ताकत थी, इसलिए इस कलाम को सुनते वो बौखला गई और डरकर फौरन यहाँ से भाग गई है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो महालक्ष्मी की आंखें हैरत से फट गई। मुकद्दस कलाम सुनकर हमाशी डरकर भाग गई है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? क्या ये मुकद्दस कलाम? महालक्ष्मी ने कहा तो सफदर ने वो इसे इसमें आजम पढ़कर सुना दिए। उसे सुनकर महालक्ष्मी के चेहरे पर शदीद हैरत फैल गई। बस तुमने यही पढ़ा था? महालक्ष्मी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और ये एक ऐसा मुकद्दस और अजीज कलाम है जो सफली जरियतों के सामने से ही नहीं, दिलो दिमाग से भी निकल कर बाहर फेंक देता है और सफली जरियतें तकलीफ में मुब्तला होकर चीखी चिल्लाती हुई भाग जाती हैं। सफदर ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा तो महालक्ष्मी की हालत दीदनी हो गई। उसकी आंखें इस कदर फैली हुई थी कि जैसे उसे हल्के तोड़कर बाहर आ गए हों। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ चंद हरूफ पढ़ने से तुम हमाशी को नहीं भगा सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यकीनन साहिर हो। तुमने कोई मंत्र पढ़ा होगा। इस मंत्र से डरकर हमाशी भाग गई होगी। बोलो, कौन सा मंत्र पढ़ा है तुमने? जल्दी बोलो, वरना। महालक्ष्मी ने हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में चीखते हुए कहा। मैं सहर और सहर दोनों पर लानत भेजता हूँ। मेरे सीने में अल्लाह पाक का मुकद्दस कलाम है और इस कलाम पाक से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सफेद जरियतों को मात देने और इन्हें भगाने के लिए हमारे लिए अल्लाह और उसका कलाम ही काफी है। हम दिल में अब जो मुकद्दस कलाम पढ़ रहे हैं, इस कलाम ने हमारी गर्द हिफाजत का एक हसार बना रखा है। अब तुम हमाशी तो क्या किसी और बड़ी जरियत को भी बुला लो तो वो भी हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो बुलाओ इस हमाशी को। सफदर ने कहा तो महालक्ष्मी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वो सफदर को कहा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। तुम सब खतरनाक और इंतहाई खतरनाक। मैं तुम में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने न जाने क्या किया है कि हमाशी जैसी ताकत भी यहाँ से भाग गई है और तुम सबको मैं अपने हाथों से हलाक करूंगी। महालक्ष्मी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। फिर वो मुड़कर तेज तेज चलती हुई अपने एक मशीन गन बरदार साथी की तरफ बढ़ गई और उसके पास जाते ही उसने उसके हाथों में मशीन गन छीनी और मुड़कर एक बार फिर इन सब की तरफ बढ़ी। अगर तुम्हारे पास इतना ताकत और मुकद्दस कलाम है तो पढ़ो और फिर मेरी चलाई हुई गोलियों से बच कर दिखाओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जो मुकद्दस कलाम है वो तुम्हें फायरिंग से कैसे बचाता है। महालक्ष्मी ने कड़ाते हुए कहा और साथ ही उसने मशीन गन का रुख जोलिया की तरफ कर दिया। जोलिया की नजर उसे मशीन गन के ट्रिगर पर मौजूद उंगली पर जमी हुई थी। उसकी उंगली का दबाव ट्रिगर पर बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो जोलिया पर फायरिंग करती, अचानक कमरे में कटाक कटाक की आवाजें सुनाई दी, जैसे इनमें से किसी एक की कुर्सी के रॉडर्स खुल गए हों। ये आवाजें सुनते ही महालक्ष्मी की उंगली का दबाव ट्रिगर से कम हो गया। उसे चूक कर इसकी तरफ देखा
देखा जिसे इसे तेज आवाज सुनाई दी थी, लेकिन वो सब इसी तरह कुर्सी पर जकड़े हुए बैठे थे। क्या मतलब, ये कैसी आवाज थी? महालक्ष्मी ने हैरत भरे लहजे में कहा। कौन सी आवाज? सफदर ने अनजान बनते हुए कहा। हालांकि उसने महालक्ष्मी की उंगली का दौर ट्रैकर पर बढ़ते देखकर हलक से ऐसी आवाज निकाली थी जैसे उसकी कुर्सी की रॉडर्स खुल गई हो। मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम में से किसी की कुर्सी के रॉडर्स खुल गए हो, महालक्ष्मी ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस मैडम, मैंने भी आवाज सुनी थी, उसके एक साथी ने कहा। लेकिन ये सब तो रॉडर्स में जकड़े हुए हैं, महालक्ष्मी ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस मैडम, उस आदमी ने कहा। चेक करो, ये लोग बेहद तेज हैं, हो सकता है कि इनमें से किसी के रॉडर्स खुल गए हों, महालक्ष्मी ने कहा। तो वो आदमी इस बात में सर हिलाता हुआ आगे बढ़ा और उसने सबसे पहले कैप्टन शकील और फिर तनवीर की कुर्सियों के रॉडर्स चेक किए और फिर वो घूमकर सफदर की कुर्सी के पास आ गया और जैसे वो सफदर की कुर्सी के रॉडर्स चेक करने के लिए झुका, उसी लम्हे एक बार फिर कटाक कटाक की तेज आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही अचानक इस आदमी के मुंह से चीख निकली और वह जैसे हवा में उड़ता हुआ पीछे खड़ी महालक्ष्मी से टकराया और महालक्ष्मी चीखती उसके साथ जमीन पर जा गिरी। सफदर उछलकर खड़ा हुआ और फिर उसने वक्त जाया किए बगैर पूरी कुव्वत से महालक्ष्मी की तरफ छलांग लगा दी। महालक्ष्मी के करीब आते ही उसने झपटकर इसकी गिरी हुई मशीन गन उठाया और फिर वह तेज से पलटा और दूसरे लम्हे माहौल मशीन गन की थरथराहट और इंसान चीखों से गूंज उठा। सफदर ने मशीन गन से वहां मौजूद मुसल्लह अफराद पर फायरिंग कर दी थी, जो इस अजीबोगरीब सूरत हाल को समझने के लिए आंखें फाड़ रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझते और मशीन गनों से सफदर पर फायरिंग करते, सफदर ने उन्हें मौका दिए बगैर फायरिंग करके गिरा दिया। उसे अपने साथी पर फायरिंग करते देखकर महालक्ष्मी ने अपने ऊपर गिरने वाली आदमी को टांगे मारकर दूर हटाया और पलटकर लेटे लेटे अंदाज में उछलकर सफदर की तरफ आई, लेकिन सफदर तेज से पीछे हटता चला गया। उससे मशीन गन का एक और बर्स्ट फायर किया और महालक्ष्मी से टकराकर गिरने वाले आदमी जो उठने की कोशिश कर रहा था उछल कर गिरा और तड़पते बगैर साकित होता चला गया। बस रुक जाओ वरना भून दूंगा, सफदर ने मशीन गन का रुख महालक्ष्मी की तरफ करते हुए कहा और महालक्ष्मी जो उठकर इस पर एक बार फिर छलांग लगाने की तैयारी कर रही थी साकित होकर रह गई। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात जैसे मुंजमद से होकर रह गए थे। उसे पलटकर अपने साथियों की लाशों की तरफ देखा, फिर सफदर की इस रॉडर वाली कुर्सी की तरफ देखने लगी जिसके रॉडर्स खुले हुए थे। ये सब कैसे हो गया? तुमने रॉडर्स कैसे खोल लिए और तुम आजाद कैसे हो गए? महालक्ष्मी ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा तो सफदर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम मेरे साथी पर फायरिंग करने लगी तो मैंने मुंह से जानबूझकर ऐसी आवाज निकाली थी जैसे मैंने कुर्सी के रॉडर्स खोल लिए हो, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे यकीन था कि तुम खुद हमारे रॉडर्स चेक करने की कोशिश करोगी या तुम अपने साथियों को इस काम के लिए हमारी तरफ भेजोगी। तो में से जो भी आता वो रॉडर्स चेक करने के लिए साथ साथ इसकी पैनल को भी चेक करता। पैनल मेरे पहलुओं में पास दो बटनों की शक्ल मौजूद था, जिसका एक बटन प्रेस करने से रॉडर खुल जाते हैं और दूसरे से रॉडर्स बंद किए जाते हैं। इस आदमी ने हाथ बढ़ाया तो मैंने इसकी टांगों पर घुटनों की जब लगा दी। तुम्हारे साथी का हाथ पैनल की तरफ बढ़ा, घुटनों की जब खाते ही इसका हाथ ठीक इस बटन पर पड़ा जिससे रॉडर खुलते हैं। रॉडर खुलने की देर थी कि मैंने इसे संभालने का मौका दिए बगैर दोनों हाथों से तुम्हारी तरफ उछाल दिया और बस, सफदर ने तफसील बताते हुए कहा तो महालक्ष्मी की आंखें हैरत से फैली गईं। अगर ये पैनल की तरफ हाथ न बढ़ाता तो, महालक्ष्मी ने होंठ भेजते हुए कहा, तो मेरा चलाया हुआ चक्कर नाकाम हो जाता और तुम में हम पर फायरिंग करने का मौका मिल जाता। लेकिन मुझे बहरहाल रिस्क तो लेना था और मैंने यही किया था, सफदर ने कहा तो महालक्ष्मी के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हो गए। वो सफदर को कहा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तुमने मेरे 4 आदमियों को हलाक किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, महालक्ष्मी ने कड़ा कर कहा। फायरिंग से बचकर मेरी तरफ आ सकती हो तो आओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो महालक्ष्मी गड़ा कर रह गई। हमाशी कहाँ हो तुम? हमाशी हमाशी, महालक्ष्मी ने दाएं तरफ देखकर हमाशी को पुकारते हुए कहा, लेकिन हमाशी वहां नमूदार ना हुई। जब तक हम यहाँ हैं तुम्हारी हमाशी यहाँ हमारे आने की जसारत भी नहीं कर सकती। अब तुम बेबस हो चुकी हो महालक्ष्मी, सफदर ने कहा और फिर वो महालक्ष्मी पर नजर जमाए आहिस्ता आहिस्ता अपने साथियों की तरफ खिसकने लगा। चोले के करीब पहुंचकर उसे बददस्तूर महालक्ष्मी पर नजर रखे हुए एक हाथ से जोले के पहलू के पास पैनल का एक बटन को प्रेस किया तो कटाक कटाक की तेज आवाजों के साथ जोलिया की कुर्सी के रॉडर्स खुल गए। रॉडर्स खुलते जोलिया फौरन उछलकर खड़ी हो गई। आप इन दोनों के रॉडर्स खोले, मैं उसे संभालता हूँ, सफदर ने जोलिया को उठते देख कर कहा तो जोलिया ने इस्पात में सर हिलाया और तनवीर की तरफ बढ़ गई। सबके सफदर मशीन गन लिए महालक्ष्मी के सामने आ गया जो उसे बददस्तूर खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तुमने खुद को रॉडर्स वाली कुर्सी से तो आजाद करा लिया है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरे एक खास अड्डे पर हो। यहाँ बेशुमार मुसल्लह अफराद हैं जो तुम्हें यहाँ से किसी भी सूरत में ना निकलने देंगे, महालक्ष्मी ने उसे घूरते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तुम झूठ बोल रही हो महालक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे
ایک خاص اڈا ہے، لیکن یہاں تمہارے اور تمہارے ان چاروں ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ تہہ خانہ ہے اور اس کی ساری دیواریں سادہ ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ تہہ خانہ ساؤنڈ پروف نہیں ہے۔ میں نے یہاں جو فائرنگ کی تھی اور مرتے وقت جس پوری طرح سے تمہارے ساتھی چیخے تھے، اگر یہاں کوئی اور ہوتا تو فائرنگ اور چیخوں کی آواز سن کر یقیناً دوڑتا ہوا یہاں پہنچ جاتا، لیکن دروازے کے باہر خاموشی چھائی ہوئی ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ اس ٹھکانے پر کوئی اور نہیں ہے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو مہالکشمی گڑا کر رہ گئی۔ چلو نے تنویر اور کیپٹن شکیل کے روڈرز والی کرسیوں سے آزاد کرایا تو تنویر کرسی سے اٹھ کر تیزی سے مہالکشمی کے ساتھ ایک ساتھی کی لاش کی طرف بڑھا۔ اس نے آگے جا کر اس آدمی کی مشین گن اٹھا لی۔ اسے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی سے گوشت چھلنی کر دوں۔ تنویر نے مشین گن کا رخ مہالکشمی کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، نہیں تنویر رکو، اسے ہلاک نہ کرو، یہ ہمارے بے حد کام آ سکتی ہے۔ جولیا نے کہا تو تنویر کی انگلی ٹریگر پر دباؤ ڈالتے ڈالتے رک گئی۔ یہ تمہاری بھول ہے جولیا کہ میں تمہارے کسی کام آ سکتی ہوں۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اگر تم یہاں سے زندہ سلامت جانا چاہتی ہو تو بہتر ہے تم مجھے گولیاں مار کر ہلاک کر دو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ چلاؤ گولی، مہالکشمی نے بلا خوف کہا تو صفدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میں ابھی تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں، تنویر نے غصے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر مشین گن کے ٹریگر پر انگلی جما دی۔ نہیں تنویر، یہ ہمیں اکسانے کی کوشش کر رہی ہے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا تو مہالکشمی سر موڑ کر جولیا کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ کیپٹن شکیل نے بھی آگے بڑھ کر 2 مشین گن اٹھا لی تھی۔ اس نے ایک مشین گن دور سے ہی جولیا کی طرف اچھال دی تھی۔ ہوا میں اچھلی مشین گن دیکھ کر مہالکشمی یکلک اچھلی۔ اس نے کلا بازی کھائی اور ہاتھ بڑھا کر تیزی سے ہوا میں موجود مشین گن کو پکڑنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ مشین گن پکڑتی اسے لمحے جولیا تیزی سے اچھلی اور اس کی دونوں ٹانگیں ہوا میں اچھلتی مہالکشمی کے پہلو میں پڑی۔ مہالکشمی کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ ہوا میں رول ہوتی ہوئی پوری قوت سے فرش پر گری۔ چلو نے الٹی کلا بازی کھائی اور زمین پر گرتی ہوئی مشین گن کو دبوچ کر نہایت حیرت انگیز طور پر اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ اب ہم آزاد ہیں مہالکشمی، ہمارے ساتھ تمہارا کھیلا ہوا کوئی بھی کھیل کام نہیں آئے گا، چلو نے مسکراتے ہوئے کہا تو فرش گری ہوئی مہالکشمی گڑا کر رہ گئی۔ تنویر، اسے ہاف آف کر دو۔ چلو نے مہالکشمی کے عقب میں کھڑے تنویر سے مخاطب ہو کر افریقی زبان میں کہا تو مہالکشمی چونک پڑی۔ کیا مطلب کیا کہا ہے تم نے اور یہ کون سی زبان ہے؟ مہالکشمی نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر جولیا کی طرف تھی، اس لیے وہ تنویر کو اپنی طرف آتے نہ دیکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ اسے اپنے قریب تنویر کی موجودگی کا احساس ہوتا اور وہ اس کی طرف پلٹتی، اس لمحے تنویر نے ہاتھ میں پکڑی مشین گن کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر مار دیا۔ مہالکشمی کے الگ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ کسی زخمی ناگن کی طرح تنویر کی طرف پلٹی۔ اسے تنویر کی ٹانگوں پر ہاتھ مار کر اسے گرانا چاہا، لیکن تنویر اچھل کر فوراً ایک طرف ہٹا اور اس کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا۔ مشین گن کا دستہ ایک بار پھر مہالکشمی کے سر سے ٹکرایا اور مہالکشمی بغیر کوئی آواز نکالے فرش پر ڈھیر ہونے چلتی گئی۔ میں اسے چیک کرتی ہوں کہیں یہ مکر نہ رہی ہو، چولے نے کہا اور پھر وہ مہالکشمی کی طرف بڑھی۔ اسے مہالکشمی کا بازو پکڑ کر اس کی نبض چیک کی اور پھر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر مخصوص انداز میں انگلیاں اس کی گردن کی طرف رکھ کر دبا دیں۔ یہ بے ہوش ہو چکی ہے اور اب اس کا جلد ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، چلو نے ایک طرف سانس لیتے ہوئے کہا۔ بہت تیز اور خطرناک عورت ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں کیوں نہ ہو، آخر پاکستانی ایجنسی ریڈ پاور کی پاور فورس کی سربراہ ہے، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ سب سے پہلے تو تم اور کیپٹن شکیل باہر جاؤ اور چیک کرو کہ یہ کون سی جگہ ہے، اوپر جو بھی نظر آئے اسے اڑا دینا، جب تک میں اور تنویر اسے روڈرز والی کرسی پر جگہ کر اس سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مرزا اسٹیشن کی حفاظت کی ذمہ داری اسی ایجنسی کی ذمہ داری ہے، اسے یقیناً اس معاملے میں خاصی مفید معلومات مل سکتی ہیں، چلے نے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ کیپٹن شکیل کے ساتھ تیزی سے بیرون دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تنویر اور جولیا نے مل کر بے ہوش مہالکشمی کو اٹھایا اور اسے لے جا کر ایک روڈر والی کرسی پر بٹھا دیا۔ جولیا نے پینل کا ایک بٹن پریس کیا تو کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ مہالکشمی روڈرز میں جکڑتی چلی گئی۔ گرو مہاراج طریق تہہ خانے میں بیٹھا اپنی مخصوص جاپ میں مصروف تھا کہ کسی کی تیز سانس لینے کی آوازیں سنائی دیں۔ ان آوازوں کو سن کر گرو مہاراج نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔ کون ہے؟ گرو مہاراج نے تیز آواز میں کہا۔ بھبوری ہوں آقا، ایک چیختی آواز سنائی دی تو گرو مہاراج چونک پڑا۔ بھبوری؟ گرو مہاراج کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی۔ ہاں آقا، سامنے آنے کی اجازت دے۔ بھبوری نے اسی طرح چیختی آواز میں کہا۔ نہیں، تم بھیانک شکل کی ہو، میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو خواب میں مبتلا ہو جاتا ہوں، تم اسی طرح مجھ سے بات کرو اور بتاؤ کہ بغیر بلائے تم کیوں آئی ہو؟ گرو مہاراج نے کہا۔ میں تمہیں انکال کے بارے میں بتانے آئی ہوں آقا، بھبوری نے کہا تو گرو مہاراج چونک پڑا۔ انکال؟ کیا مطلب؟ کیا بتانے آئی ہو تم انکال کے بارے میں؟ گرو مہاراج نے چونک کر کہا۔ انکال خطرے میں آقا، اس مہارشی نے کوبلا سے حاصل کر لیا اور اب وہ انکال کو لے کر آگ پہاڑی کی طرف جا رہا ہے تاکہ وہ انکال کی لاش کو آگ پہاڑی میں پھینک کر بھسم کر دے، بھبوری نے کہا تو اس کی بات سن کر گرو مہاراج بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا
क्या तुम कह रही हो? ये कौन है वो महर्षि जिसने कोबरा से अंकाल को हासिल किया है और वो इसे आगे पहाड़ी में फेंकने जा रहा है? मुझे इसका नाम बताओ जल्दी, गुरु महाराज ने तेज लहजे में कहा। ये वही महर्षि आका जिसका तुम आंखें और दिल निकाल कर अंकाल को जिंदा करना चाहते थे, भबूरी ने कहा। तो गुरु महाराज को जोरदार झटका लगा, जैसे अचानक उसके पैर पर किसी इंतहाई जहरीले नाग ने काट लिया हो। इमरान, तुम इमरान की बात कर रही हो? गुरु महाराज ने चीखते हुए कहा। हाँ आका, भबूरी ने कहा। वो कोबरा के कबीले में कैसे पहुंच गया और उसे अंकाल कैसे मिल गया? मैंने तो वहां कार्रवाई कराने के लिए महालक्ष्मी को कहा था कि वो अपने मुसल्लह अफराद को लेकर वहां नहीं पहुंची थी और इस कबीले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराई थी, गुरु महाराज ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। महालक्ष्मी ने उड़ने और आग लगने वाली मशीनों को कबीले में भेजा था आका, और इनमें मौजूद अफराद ने कबीले में हर तरफ तबाही फैला दी थी। पूरा कबीला तबाह किया गया था। सरदार कोबला और इसके जंगजू वैश्यों को बचने का कोई मौका नहीं मिला था। उन्होंने महालक्ष्मी के साथियों पर जवाबी हमले भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे जो वो ताकतवर मुसल्लह अफराद को काबू कर सकते। इससे इनके कबीले के बेशुमार अफराद मारे गए और जो बच गए थे वो जंगल में जाकर छुप गए थे। सरदार कोबला के पास जो कि अंकाल की लाश थी, इसलिए वो खुलकर उनका मुकाबला ना कर सकता था। इससे उसने अंकाल की लाश उठाई और उसे लेकर वहां से भाग गया। उसे जंगल मौजूद से पहाड़ी की गार में पनाह ले ली थी और वो वहीं छुपा हुआ था कि महर्षि वहां पहुंच गया। वो गार में दाखिल हुआ और फिर, भबूरी ने तफसीर बताते हुए कहा, और खामोश हो गई। और फिर क्या हुआ भबूरी, जल्दी बताओ, गुरु महाराज ने बेचैनी से कहा। महर्षि के जिस्म पर सब्ज लेप था और इसे सब्ज लेप जैसा कि कोबरा के कबीले के वहशी लगाते हैं। जब महर्षि गार के में दाखिल हुआ तो तारीकी की वजह से कोबरा इस महर्षि को पहचान न सका। वो इसे अपना ही साथी समझ रहा था, लेकिन जब महर्षि सरदार कोबरा के करीब पहुंचा तो उसने महर्षि का असल चेहरा देखा तो उसे मालूम हो गया कि वो इसका साथी महर्षि नहीं है। नए आदमी का देखकर सरदार कोबरा गुस्सा आ गया। इसने लात मारकर महर्षि को खुद से हटा दिया, लेकिन उसी लम्हे महर्षि ने सरदार कोबरा पर हमला कर दिया। सरदार कोबरा और महर्षि का जबरदस्त मुकाबला हुआ। महर्षि के पास होता खंजर था। उसे अचानक ही सरदार कोबरा को होता खंजर मारकर सरदार कोबरा जख्मी हो गया। जख्मी होने की वजह से सरदार कोबरा जमकर महर्षि का मुकाबला न कर सका और महर्षि ने खंजर उसके सीने में ऐन दिल के मुकाम पर मार दिया। उसके नतीजे में सरदार कोबरा हलाक हो गया और महर्षि ने वहां पड़ी हुई अंकाल की लाश उठाई और उसे लेकर गार के दूसरे सिरे की तरफ चला गया। वो अभी तक अंकाल की लाश लेकर गार में दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद वो गार के दूसरे दहाने से बाहर निकलकर वो इसे आग पहाड़ी की तरफ रवाना हो जाएगा। अगर उसने लाश ले जाकर पहाड़ी के खुले हुए दहाने के में फेंक दी तो भी अंकाल की लाश एक लम्हे में जलकर भस्म हो जाएगी। भबूरी तफसील बताते हुए कहा। ओ अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी मेहनत अकारत हो जाएगी। मैंने अब तक जितनी भी जा की है वो मलिया मेट हो जाएगी। मुझे हर सूरत में अंकाल को जिंदा करना है, इसे तस्कीर करके अपने काबू में लेना है और इसके जरिए पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। अगर इमरान ने अंकाल को आग पहाड़ी में फेंक दिया तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। गुरु महाराज ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए गुस्से और परेशानी से चीखते हुए कहा। इसे रोको गुरु महाराज, इस महर्षि को आग पहाड़ी पर जाने से रोको। भबूरी ने भी चीखती आवाज में कहा। कैसे, मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ भबूरी? उसके पास रोशन ताकतें हैं, वो एक निया और बावकार आदमी है। इसे रोकने के लिए मैं कुजाइयों की फौज भी भेज दूं तो वो भी इनका हाल तक ना बका सकेगा, गुरु महाराज ने कहा। इसे रोकने का एक तरीका है गुरु महाराज, भुबूरी ने कहा। तो गुरु महाराज भी इख्तियार चुंग पड़ा। कौन सा तरीका, जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे बताए हुए तरीके पर जरूर अमल करूंगा भबूरी, जल्दी बताओ जल्दी, गुरु महाराज ने चुंग कर और बड़े इश्तियाक भरे लहजे में कहा। तुम अपनी काली कुजाइयों को बुलाओ और उन्हें हुक्म दो कि वो जाकर चंद ताकतवर इंसानों को तलाश करें जो लड़ाका हो और जिनमें गेंडों जैसी ताकत भरी हुई हो। कुजाइयों ने इन्हें हलाक कर दे और इनके जिस्मों में समा जाए और फिर वो जिंदा होकर फौरन वहां पहुंच जाए। वही इस महर्षि को अंकाल को आग पहाड़ी में ले जाने से रोक सकती है, भबूरी ने कहा। ओ, क्या ऐसा मुमकिन है? गुरु महाराज ने चुंगते हुए कहा। हाँ, भबूरी ने कहा, लेकिन इमरान के पास जो रोशन ताकतें हैं, क्या इनके बावजूद कुजाइयां इंसान जिस्मों में समा कर इनके सामना कर सकेंगी और इन पर हमला करके इसे नुकसान पहुंचा सकेंगे? गुरु महाराज ने कहा। हाँ आका, इंसानी रूप में कुजाइयां बड़े से बड़े महर्षि का सामना भी कर सकती हैं और इनका मुकाबला भी कर सकती हैं, और यही नहीं, इंसान जिस्मों में समाकर कुजाइयों की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो कुछ भी कर सकती हैं, भबूरी ने कहा। तो गुरु महाराज की आंखें चमक उठी। तुम भी तो महान कुजाई हो, ये काम तुम क्यों नहीं करती? तुम अपने साथ मजीद कोई कुजाइयों को ले जाओ और जाकर ताकत इंसानी जिस्मों में समा जाओ और फिर इस इमरान का खात्मा करके इससे अंकाल की लाश छीन कर ले आओ। इमरान, गुरु महाराज ने कहा।
अगर तुम्हारा हुक्म है तो मैं जरूर मानूंगी आका। भबूरी ने कहा, तो जाओ, देर न करो। इससे पहले कि इमरान कार के दूसरे धानी से निकल जाए और पहाड़ी इलाके तक पहुंच जाए, इस पर कार में ही जाकर हमला कर दो और इसके टुकड़े उड़ा दो। बस इस बात का ख्याल रखना कि इमरान की आंखें और इसका दिल सलामत रहे। फिर तुम इमरान का दिल और आंखें समेत अंकाल को मेरे पास ले आना। इस अंकाल ने फौरन इमरान की आंखें और दिल लगा दूंगा और इसे नई जिंदगी दे दूंगा। ये जिंदा होकर मेरे काबू में आ जाएगा और फिर मैं इसके बलबूते पर पूरी दुनिया को तस्खीर कर लूंगा। गुरु महाराज ने मुसर्रफ भरे लहजे में कहा। आका के हुक्म की तामील होगी, भभूरी ने कहा, और फिर उसके आवाज आना बंद हो गई। क्या तुम यहाँ हो भभूरी? गुरु महाराज ने कहा, लेकिन जवाब में भभूरी की आवाज सुनाई दी। तो तुम चली गई हो, बहुत खूब। अब मुझे यकीन है कि इमरान तुम्हारे हाथों किसी भी सूरत में नहीं बच सकेगा। तुम और तुम्हारे साथी मिलकर इसे हर सूरत में हलाक कर देंगे और इसकी आंखें और दिल निकाल लेंगे और इसके पास मौजूद अंकाल की लाश को भी हासिल कर लेंगी। गुरु महाराज ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। उसकी आंखें बंद की और एक बार फिर वही जाप करना शुरू हो गया और जो भबूरी के आने से पहले कर रहा था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक उसे एक चीखती आवाज सुनाई दी। उसने एक बार फिर आंखें खोल दी। इस बार इसे दरवाजे के बाहर से आवाज सुनाई दी थी। कौन है? किसकी आवाज है? गुरु महाराज ने ऊंची आवाज से पूछा। अबा नदा हूँ आका। बाहर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। अंदर आ जाओ, गुरु महाराज ने कहा। तो उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक लंबा तिरंगा और इंतहाई जसीम आदमी अंदर दाखिल हुआ। यह आदमी नौजवान और वर्जिशी जिस्म का मालिक मालूम हो रहा था और उसने गिरवे रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके माथे पर सफेद रंग के तलक भी लगा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उसकी जात की गमाज दिखाई दे रही थी। अंदर आती उसने गिरद महाराज के सामने अपना सर झुका दिया। ये एक बस्ती का नायब सरदार था। गुरु महाराज के बाद पूरी बस्ती में इसी की हुक्मरानी थी और बस्ती के लोग उसके हुक्म से इस तरह मानते थे जैसे वो गुरु महाराज की बात मानते हैं। गुरु महाराज अपना हर पैगाम अबांदा के जरिए ही बाहर पहुंचाता था और अबांदा का बैरूनी दुनिया से राब्ता था और वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से हर वो काम करता था जिसका महाराज उसे हुक्म देते थे। क्यों आए हो अबांदा? गुरु महाराज ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। लोकामा बस्ती के कुछ लोग आए हैं गुरु महाराज, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अबांदा ने कहा। क्यों मिलना चाहते हैं वो तुम मुझसे? गुरु महाराज ने चुप कर कहा। वो अपनी बस्ती को हमारी बस्ती में जब्त करना चाहते हैं गुरु महाराज। उनका कहना है कि उनकी बस्ती कई साल से खुशहाली का शिकार है। उनके पास खाने पीने की बहुत कमी है। खाने पीने की चीजें लेने के लिए इन्हें दूर दराज का सफर करना पड़ता है। उनका कहना है कि अगर उनकी बस्ती को अपनी बस्ती में शामिल कर लोगे तो जिस तरह इस बस्ती में बारिश होती है और जनाज पैदा होती है, इस तरह इनकी बस्ती भी इस मामले में खुद कफील हो जाएगी और तुम्हारी आशीर्वाद से इसके भी भला हो जाएगा। अबांदा ने कहा। मेरा अभी ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं है अबांदा। तुम इन सबको वापस भेज दो, गुरु महाराज ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन आका, वो तुमसे बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं। अबांदा ने कहा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सामने अपना सर झुकाना चाहते हैं और मेरे महकूम बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे खास तौर पर इस तारीख दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक मैं इन्हें बाहर आकर आशीर्वाद नहीं दूंगा इन्हें कोई फायदा ना होगा और तुम जानते हो कि मैं अभी इस तारीख दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। तुम उससे कहो कि तुमने मुझे उसका पैगाम पहुंचा दिया है। मैं इस बारे में सोचूंगा और हो सकता है कि मैं इस तारीख दुनिया से निकलकर खुद इनके बस्ती में पहुंच जाऊं। उनकी बस्ती में पहुंचकर मैं उन्हें आशीर्वाद भी दूंगा और इनकी बस्ती को अपनी बस्ती में जम करने की मंजूरी भी दे दूंगा। गुरु महाराज ने कहा। गुरु महाराज के हुक्म की तामील होगी। अबांदा ने कहा। इनसे कहो कि जब तक मैं उनकी बस्ती में नहीं आता वो हमारी बस्ती से अपने लिए और अपनी बस्ती के लिए खुराक हासिल कर सकते हैं और वो भी बिला मुआवजा। गुरु महाराज ने कहा। ठीक है आका, मैं उन्हें कह देता हूँ। अबांदा ने कहा। उनसे कहो कि जरूरत पड़ने पर जब भी इन्हें मैं बुलाऊं तो ये बिला ताकीर पहुंच जाएं और अपना असला भी साथ लाएं ताकि हम इनकी मदद से दूसरी बस्ती और कबीलों पर हमला करके उन्हें भी अपने साथ मिला सकें और हमारी सल्तनत का रकबा वसी हो जाए। गुरु महाराज ने कहा तो अबांदा ने इस बात में सर हिला दिया। मैं आका का पैगाम इन्हें पहुंचा देता हूँ। अबांदा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। शहर से महालक्ष्मी की कोई कॉल आई थी? गुरु महाराज ने पूछा। नहीं आका, जब वो आप साथ हमाशी को लेकर गई थी इसके बाद से उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया है। अबांदा ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो फिर बाहर जाकर उससे राब्ता करो और उससे कहो कि वो कुछ देर के लिए हमाशी को मेरे पास वापस भेज दे। मुझे उससे एक छोटा सा काम लेना है। काम पूरा होते ही मैं इसे वापस महालक्ष्मी के पास भेज दूंगा। गुरु महाराज ने कहा। जो हुक्म आका। अबांदा ने कहा और फिर उससे झुककर मखसूस अंदाज में गुरु महाराज को अदब किया और उल्टे कदम चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर उस अंदाज में दरवाजे में से निकलता चला गया। मैं धांबा ही हूँ आका। इमरान ने धांबा की आवाज में जवाब देते हुए कहा। नहीं, मेरे अंधेरे में तुम मुझे दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन अब तुम मेरे करीब हो और मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ना तुम्हारा चेहरा धांबा से मिलता है ना तुम्हारा जिस्म। बोलो, कौन हो तुम? जल्दी बोलो। वरना कुबरा ने क़ुसैली लहजे में कहा और उसके साथ ही इमरान को यूं महसूस है जैसे सरदार को बुलाने इस
अचानक इस पर छलांग लगा दी है। इमरान तेजी से एक तरफ हटा। उसी लम्हे ज़ाई की तेज आवाज के साथ इसे एक ह्योला सा अपने करीब से गुजरता हुआ महसूस हुआ। वो तेजी से इस तरफ मुड़ा जिस तरफ ह्योला गया था। उसकी आंखें चूंकि तारीकी में कदरे देखने के काबिल हो गई थी, इसे इसे सरदार कोबला किसी ह्योले जैसे दिखाई दे रहा था। तुम्हारी आवाज धाबा जैसी जरूर है, लेकिन तुम दाबा नहीं हो, कोबला की गिड़ाई हुई आवाज सुनाई दी तो और फिर इमरान ने स्याह ह्योले के फिर एक तरफ झपटने देखा। वो यकला कुचला कर इमरान की तरफ आया। उसने इमरान के करीब आते पूरी कुव्वत से इमरान के मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने फौरन अपना हाथ आगे बढ़ाकर इसको मुक्का रोक दिया। सरदार कोबला ने अपने दूसरे हाथ का मुक्का इमरान को मारना चाहा, लेकिन इमरान ने फौरन अपना सर एक तरफ कर लिया और सरदार कोबला का मुक्का इसकी मुंह के करीब से गुजरता चला गया। इससे पहले कि सरदार कोबला फिर इमरान को मारने की कोशिश करता, इमरान की टांग चली और सरदार कोबला के पेट में पड़ी। सरदार कोबला डगराता हुआ कई कदम पीछे हटता चला गया। इससे पहले कि वो खुद को संभालता, इमरान तेजी से इसकी तरफ आया और उसने सरदार कोबला के एक हाथ से गर्दन पकड़ी और दूसरा हाथ उसके पहलू में डाल दिया। दूसरे लम्हे सरदार कोबला इमरान के हाथों में उठकर यूं बुलंद होता हुआ चला गया जैसे उसके वजन नाम की कोई चीज ना हो। इमरान ने उसे उठाकर सर से बुलंद किया। सरदार कोबला तड़प कर निकलना चाहा, लेकिन इमरान अब इसे भला कोई मौका कैसे दे सकता था। वो एक टांग पर घूमा और दूसरे लम्हे उसने सरदार कोबला को पूरी कुव्वत से कार के दीवार पर दे मारा। सरदार कोबला दीवार से टकराया और बुरी तरह से चीखता हुआ धप से नीचे गिर गया। इसे नीचे गिरते देखकर इमरान उसकी तरफ बढ़ा ही था कि सरदार कोबला लेटे लेटे उसकी तरफ छलांग लगा दी। इमरान के चूंकि सरदार कोबला के इस तरह छलांग अचानक लगाने की उम्मीद न थी, इससे वो मार खा गया। सरदार कोबला का सर पूरी कुव्वत से इमरान के पेट में पड़ा और इमरान के जोरदार झटका लगा और वो कई कदम पीछे हटता चला गया। सरदार कोबला इमरान को टक्कर मारते ही तेजी से उछलकर सीधा हुआ और दोनों हाथ फैलाकर कराते हुए अंदाज में इमरान की तरफ लपका। इमरान के करीब आते उसने दोनों हाथ एक साथ इमरान के ऐन सर पर मारने की कोशिश की। ये इसका नहायत खतरनाक वार था। अगर सरदार कोबला अपने इस दांव में कामयाब हो जाता तो इमरान की खोपड़ी यकीनन तरक जाती। इमरान ने उसके हाथों की हरकत देखकर फौरन सर नीचे कर लिया था। सरदार कोबला के हाथ एक दूसरे से टकराए ही थे कि इमरान ने उछलकर अपना जिस्म घुमाया और उसकी घूमती हुई लात एक बार फिर सरदार कोबला के सीने पर पड़ी। सरदार कोबला के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो उछला और एक मरतबा फिर पीछे दीवार से टकराया। तुम ऐसे हार नहीं मानोगे, सरदार कोबला कराते हुए कहा और फिर उसने न जाने क्या किया कि अचानक इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे सरदार कोबला के हाथ में एक लंबा नेजा आ गया हो। इमरान फौरन पीछे हटा और उसने टार्जन की तरह जेरे जामा से शाह बाबा का दिया हुआ पुराना खंजर निकाल लिया। उसे जैसे सरदार कोबला को हाथ में नेजा तोलते देखा तो उसका हाथ तेजी से हरकत में आया। ज़ाई की आवाज तेज के साथ उसके हाथ से खंजर निकला। दूसरे लम्हे माहौल सरदार कोबला की तेज और इंतहाई कड़कनाक चीख से गूंज उठा। उसके हाथ से सबसे पहले नेजा गिरा और फिर इमरान ने इसे सीना पकड़ने देखते झुके और फिर गिरते देखा। सरदार कोबला जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़प रहा था। कुछ देर तक वो तड़पता रहा, फिर इमरान ने उसके होले को साकित होते देखा। इमरान जिस तरह उसे सीना सिकड़ते देखा था, इसे यकीन हो गया था कि उसका फेंका हुआ खंजर यकीनन सरदार कोबला के सीने में लगा था। इमरान चलने में साकित पड़े ह्योले को देखता रहा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। सरदार कोबला, इमरान ने कहा, लेकिन सरदार कोबला ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। इमरान मोहतात था कि कहीं सरदार कोबला मकर ना कर रहा हो। वो इंतजार से चलता हुआ आगे आया और उसने आगे आते ही सरदार कोबला के पहलू में जोरदार ठोकर मार दी। सरदार कोबला का जिस्म जमीन पर घिसट कर आगे हो गया, लेकिन इसमें और कोई हरकत न हुई तो इमरान समझ गया कि सरदार कोबला हलाक हो चुका है। वो सरदार कोबला पर झुका। उसे सबसे पहले सरदार कोबला की गर्दन पर उंगलियां रखी और एक मखसूस रग को चेक करने लगा। रग में कोई हरकत न थी। इमरान ने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली। सरदार कोबला वाकई हलाक हो चुका था। खंजर इसके दिल में गड़ा हुआ था। इमरान ने कुछ सोचकर इसके सीने से खंजर निकाल कर खींचा तो सरदार कोबला के सीने से खून का फवारा सा छूट पड़ा। इमरान फौरन पीछे हट गया, वरना इसका समझ यकीनन सरदार कोबला के जिस्म से फवारे की तरह निकलने वाले खून से भर जाता। पीछे हटते इमरान की टांगे किसी और जिस्म से टकराई। वो मुड़ा और फिर इसने झुककर इस जिस्म को हाथ लगाया तो इसे ऐसा लगा जैसे इस जिस्म पर पट्टियां लिपटी हुई हैं। अंकाल, इमरान के मुंह से फौरन निकला। वो इस जिस्म को टटोल टटोल कर देखने लगा। ये पट्टियों में लिपटा हुआ जिस्म था। इमरान को यकीन हो गया कि यकीनन अंकाल ही है जिसे सरदार कोबला यहाँ लाया था। इमरान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने अंकाल का जिस्म उठाया और इसे अपने कांधे पर डाल दिया। अंकाल का जिस्म ज्यादा भारी न था। ऐसा लग रहा था जैसे इमरान ने भूस भरा कोई पतला सा उठा लिया हो। इमरान ने इधर उधर देखा। गार के दोनों अतराफ तारीकी थी।
इसे अब इस बात का अंदाजा ना रहा था कि वो गार के किस हिस्से से अंदर दाखिल हुआ था। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने एक तरफ कदम उठाने की कोशिश शुरू कर दी। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, फिर इसकी रफ्तार तेज होना शुरू हो गई। तारीकी में उसे ये मालूम ना हो रहा था कि इस गार में कितनी दूर जाना है, लेकिन उसकी आंखें चूंकि तारीकी में देखने के काबिल हो गई थी, इसे उस गार में आगे जाता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा था। वो अंगार को उठाए तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। मुसलसल और काफी देर चलने के बाद भी इसे दूर तक रोशनी की कोई किरण न दिखाई दी तो वो रुक गया। आखिर मुझे जाना कहाँ है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये बात उसके लिए खासी खुशगवार थी कि गार की जमीन पर उसका पैर किस चीज से न टकराया था। ऐसा लग रहा था जैसे गार की जमीन मुकम्मल तौर पर साफ हो, लेकिन रास्ते का तयन करना उसके लिए वाकई मुश्किल हो रहा था। वो इस शक में मुब्तला था कि आया वो इस तरफ बढ़ रहा है जहाँ से वो गार में दाखिल हुआ था, या वो गार के मुखालिफ सिमत में जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? क्या इस तरह आगे बढ़ते रहूं या फिर वापसी की तरफ मुड़ जाऊं? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो सरदार कुबरा की लाश काफी दूर छोड़ आया था। अगर वो इस तरह वापस आता तो इसे काफी वक्त लग जाता, इसलिए उसने सर झटका और एक बार फिर कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। चूंकि इसे गार की तवालत की कोई अंदाजा न था, इसे वो गार में दौड़कर अपनी तवानी ज़ाया न करना चाहता था। वो नपे तले कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था ताकि इस पर थकावट भी गालिब न आ सके। मुसलसल और काफी देर तक चलते रहने के बाद वो एक बार फिर रुक गया। लगता है वाकई गलत सिमत में जा रहा हूँ मैं। ऐसा न हो कि मैं चलता रहूं और इस गार का दूसरा सिरा दहाना ही ना हो, बल्कि आगे गार बंद हो जाए। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब वो वाकई थकावट महसूस करने लगा था। गार में अब तक वो जितना चलकर आया था, इसे एक बार भी थकन का एहसास न हुआ था। गार में ऑक्सीजन की कोई कमी न थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि आगे का माहौल घटन ज़दा है और उसे सांस लेने में वक्त दिक्कत का सामना हो रहा है। मेरा ख्याल है मुझे अब कुछ देर के रेस्ट कर लेना चाहिए। रेस्ट करने के बाद मैं वापस जाऊंगा। आगे जाना मेरे लिए अब खतरे से खाली नहीं होगा। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने कांधे पर रखी अंगार की लाश उतारी और इसे कार की दीवार के साथ रख दिया, और फिर वो खुद भी कार की दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गया। अंगार की लाश में ना कोई बू थी और ना ही कोई सराउंड। उसने इमरान ने इसे अपने करीब ही रख लिया था। अभी इसे खर्राटों की आवाज सुनाई दी। खर्राटों की आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा। उसने दाएं तरफ बाएं तरफ देखा और फिर वो अचानक उछलकर खड़ा हो गया। इसके कार के एक हिस्से से सुर्ख सुर्ख आंखों की तेज से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अब ये क्या है? इमरान ने चुंक कर कहा और एक झटके से उठ के खड़ा हो गया। सुर्ख अंगारा बरसाती आंखें तेजी से इस जानिब आ रही थी और माहौल तेज गिरावटों के आवाजों से गूंज रहा था। ये तो भेड़िए मालूम हो रहे हैं, ये इस कार में कैसे आ गए हैं? इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा। उसने झपट कर एक बार फिर अंगार की लाश उठाकर अपने कांधे पर डाली और फिर तेजी से इन सुर्ख सुर्ख आंखों के मुखालफत सिमत में चल पड़ा। सुर्ख आंखों की तादाद 8 थी। गोया 4 भेड़िए इस तरफ दौड़ रहे थे। अब इमरान के पास इनके सिवा कोई चारा न था कि वो दौड़ना शुरू कर दे। वो समझ गया कि यकीनन सफली ताकतें हैं जो भेड़ियों के रूप में इसकी तरफ आ रही हैं। उसे अपनी रफ्तार बढ़ा दी। दौड़ते हुए उसने सर घुमाकर देखा तो ये देखकर उसकी आंखें फैल गई कि भेड़ की रफ्तार भी तेज हो गई थी। इमरान की रफ्तार तेज से तेज होती चली जा रही थी। वो अंधेरे में अंधाधुंध दौड़ता चला जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद इसे दूर से एक जुगनू सा चमकता हुआ दिखाई दिया तो वो चूक पड़ा। ये तो गार का दूसरा दाना मालूम हो रहा है, इमरान ने चौंकते हुए कहा। दाना देखकर उसकी आंखों में भी चमक आ गई। उसे दौड़ते हुए सर घुमाकर पीछे देखा तो ये देखकर उसने बेइख्तियार होंठ भेजे कि सुर्ख आंखों वाले होले तेजी से दौड़ते हुए उसके नजदीक आ गए हैं, और ये वाकई बड़े बड़े और खतरनाक खौफनाक भेड़े थे जिनके मुंह खुले हुए थे और इनके नुकीले और लंबे दांत वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। भेड़ियों के सुर्ख जुबानें भी बाहर निकली हुई थीं जो बगड़े दौड़ते हुए इमरान के पीछे आ रहे थे। इनकी रफ्तार तेज देखकर इमरान ने अपने दौड़ने की रफ्तार में भी इजाफा कर दिया। वो जो धाने के करीब होता जा रहा था, धाना वाज़ेह तौर पर बड़ा होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में इमरान धाने के नजदीक पहुंच गया। धाने के दूसरी तरफ एक बड़ी बड़ी झाड़ियां दिखाई दे रही थीं। ये झाड़ियां किसी मैदानी इलाके में थी या किसी जंगल में, इमरान को इसका कोई फायदा न था। सुर्ख आंखों वाले भेड़िए जिस तरह से उसके पीछे लगे हुए थे, इमरान इनसे बचकर जल्द से कार से निकल जाना चाहता था। और फिर वो धाने के नजदीक पहुंचा तो उसने एक बार फिर सर घुमाकर भेड़ियों की तरफ देखा। ये देखकर उसकी आंखें फैल गईं कि 5 ताकतवर और खूंखार भेड़िए इससे महज 5 फुट के फासले पर थे। और फिर इमरान ने अचानक इन भेड़ियों को एक साथ लंबी छलांगे लगाकर एक तरफ आते देखा। भेड़िए ने जैसे इमरान की तरफ छलांग लगाई, इमरान ने भी यकलक छलांग लगाई और किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ धाने से बाहर फैलता चला गया। गार के धाने से बाहर आते ही वो झाड़ियों में गिरा। उसके कंधे पर मौजूद अंगार की लाश उछलकर दूर जा गिरी। झाड़ी में गिरते इमरान तेजी से पलटा और उसने गार का वो धाना देखा जिससे निकलकर वो बाहर आया था। उसके ख्याल के मुताबिक भेड़ियों को भी गार से निकलकर बाहर आना चाहिए था, लेकिन ये देखकर वह हैरान रह गया कि उसके सामने पहाड़ तो जरूर मौजूद थी, लेकिन उसे गार का वो धाना दिखाई न दिया था जिससे वो छलांग लगाकर बाहर निकला था। क्या मतलब? ये कैसे मुमकिन है? कार का दाना कहाँ गायब हो गया? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे कार का दाना मैंने बंद किया इमरान बेटा। अचानक इमरान को अपने करीब से एक शनासाई सी आवाज सुनाई तो वो चौंक पड़ा।
اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اسے کچھ فاصلے پر شاہ بابا موجود تھے۔ ان کے لبوں پر بےحد مشفقانہ تبسم تھا اور وہ سفید لباس پہنے، ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے میں ایک مردانہ لباس لیے اس کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ شاہ بابا کو دیکھ کر عمران تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ بابا، آپ یہاں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تم انکال کی لاش حاصل کرو گے تو میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اب یہ لباس پہن لو۔ شاہ بابا نے اپنے ہاتھ میں موجود لباس عمران کو دیتے ہوئے کہا تو عمران نے اپنے زیر جامہ کے اوپر اور لباس پہن لیا۔ تو کیا یہ سچ میں انکال کی لاش ہے؟ عمران جھاڑی میں پڑی میلی کچیلی پٹیوں میں لپٹی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ انکال ہی ہے اور اسے تم نے یہاں سے آچھی پہاڑی کی طرف لے جانا ہے۔ یہ لاش اسی آچھی پہاڑی میں ڈال کر جلانا تمہاری ذمہ داری ہے، شاہ بابا نے کہا۔ لیکن وہ آچھی پہاڑی ہے کہاں؟ عمران نے پوچھا۔ میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہیں اس پہاڑی تک پہنچاؤں گا، شاہ بابا نے کہا۔ لیکن اس پہاڑی سے دہانا کیسے غائب ہو گیا اور وہ بھیڑیے؟ عمران نے کہا۔ دھانا میں نے غائب کیا ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو بھیڑیے غار سے باہر آ کر تم پر حملہ کر دیتے اور تمہارے ٹکڑے کر ڈالتے۔ انہیں روکنے کے لیے مجھے غار کا دھانا بند کرنا پڑا، شاہ بابا نے کہا۔ لیکن وہ بھیڑیے غار میں آئے کہاں سے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ خود نہیں آئے تھے، انہیں وہاں بھیجا گیا تھا، شاہ بابا نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ بھیجا گیا تھا؟ میں سمجھا نہیں، عمران نے چونک کر کہا۔ وہ اصل بھیڑیے نہیں، سفری طاقتوں کے جائیاں تھیں، انہیں گرو مہاراج نے بھیجا تھا تاکہ وہ غار میں تمہارا شکار کر سکیں۔ صرف بھیڑیے ہی نہیں، انہیں اور بھی کچھ دیر میں مزید کوجائیاں انسانی روپ میں یہاں پہنچنے والی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئیں تم انکال کو اٹھاؤ اور اسے لے کر یہاں سے چل پڑو، شاہ بابا نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا انسانی روپ میں آنے والی کوجائیاں میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، انہیں آنے میں بھی کوئی روک نہیں سکوں گا، میں کمزور سا انسان ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں طاقتور مسلح انسانوں کو روک سکوں۔ میری ہدایت پر عمل کرو اور ان انسان نما کوجائیوں سے بچنے کی کوشش کرو، شاہ بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، عمران نے کہا۔ شاہ بابا کے کہنے پر عمران نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر انکال کو اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا۔ اب میرے ساتھ چلو، شاہ بابا نے کہا اور مڑ کر ایک طرف چل پڑے۔ عمران بھی اطمینان بھرے انداز میں اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ وہ مسلسل بھاگ بھاگ کر تھک گیا تھا، لیکن چونکہ کسی بھی وقت یہاں انسان نما کوجائی آ سکتے تھے، اسے وہ شاہ بابا کے کہنے کے مطابق ان کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ وہ بھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک شاہ بابا اور عمران آگے آگے چل رہے تھے، جگلے ٹھٹک کر رک گئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ وہ لوگ پہنچ گئے ہیں، شاہ بابا نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ وہ لوگ؟ کیا آپ انسان نما کوجائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، شاہ بابا نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اور شاہ بابا کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن اسے کسی طرف سے کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ مجھے تو چاروں طرف کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، عمران نے کہا۔ میں انہیں باطنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، وہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہے، شاہ بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا۔ وہ سامنے پہاڑی ہے، اس طرف چلو، شاہ بابا نے کہا اور دائیں طرف موجود ایک چھوٹی سی پہاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ عمران بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پہاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ عمران نے قریب جا کر دیکھا تو اسے پہاڑی میں ایک غار کا دھانا دکھائی دیا جو جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ انکال کو لے کر اندر آ جاؤ، شاہ بابا نے کہا تو عمران جھاڑیاں ہٹاتا ہوا غار میں داخل ہو گیا۔ غار کا دھانا کھلا ہوا تھا، لیکن آگے جا کر وہ خاصا تنگ ہو گیا تھا۔ غار کی بناوٹ ایک بڑے گول کمرے کی طرح تھی جس کی چھت کسی گنبد کی چھت جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ غار کے دھانے کے سامنے چونکہ جھاڑیاں تھیں اس لیے روشنی غار کے ایک مخصوص حصے تک آ رہی تھی، جبکہ پیچھے کی طرف اندھیرا تھا۔ عمران نے غار میں داخل ہو کر غار کو بغور دیکھ کر جائزہ لیا۔ غار خاصا صاف ستھرا تھا۔ عمران نے انکال کو غار کے قریب تاریک حصے میں دیوار کے ساتھ ڈال دیا۔ اسی لمحے شاہ بابا بھی اس کے پیچھے غار میں آ گئے۔ یہ غار محفوظ ہے، وہ لوگ اس غار کو نہ ڈھونڈ سکیں گے اور نہ اندر داخل ہو سکیں گے، شاہ بابا نے غار میں چاروں طرف دیکھ کر اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ دھانے سے کچھ فاصلے پر ایک چٹان پڑی تھی، شاہ بابا جا کر چٹان پر بیٹھ گئے۔ کیا میں باہر دیکھ سکتا ہوں؟ عمران نے ان کے قریب آ کر کہا۔ دیکھ لو، شاہ بابا نے کہا تو عمران دھانے کے قریب آیا اور جھاڑیاں ہٹا کر باہر دیکھنے لگا۔ دور دور تک جھاڑیوں سے بھرا ہوا میدان تھا۔ اس میدان میں عمران کو اب تک ایک بھی درخت دکھائی نہ دیا تھا، البتہ چند جگہوں پر اسے چٹانیں ضرور پڑی ہوئی دکھائی دی تھی جو شاید ارد گرد پہاڑوں میں ٹوٹ کر گری تھی۔ عمران ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے دھم دھم کی تیز آوازیں آتی ہوئی سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔
ये आवाजें कैसी हैं? इमरान ने चौंक कर कहा। ये इंसान नुमा कुजाइयों के कदमों की आवाजें हैं। वो दौड़ते हुए इस तरफ आ रहे हैं। शाह बाबा ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया तो इमरान ने बेइख्तियार होंठ भेज दिए। कदमों की आवाजें तो तेज होती जा रही थीं और फिर अचानक इमरान ने सामने झाड़ में मुतअद्दिद लंबे तिरंगे और इंतहाई मजबूत जिस्मों वाले स्याह फाम नौजवान अफराद को दौड़ते हुए इस तरफ आते देखा। इन सबके पास जदीद असलहे का साक था जो इसके जिस्मों पर बंधा हुआ दिखाई दे रहा था। इन सबके हाथों में भारी मशीन गन्नें थीं। इन अफराद को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इनका ताल्लुक अफ्रीका से है। वो अफ्रीकी कबीले के अफराद की तरह से आप फाम लंबे तिरंगे और इंतहाई ताकतवर दिखाई दे रहे थे। वो यहीं कहीं मौजूद है, ढूंढो उन्हें। अचानक एक चीखती निस्वानी आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे उसने इन अफराद के साथ एक नौजवान लड़की को भी देखा। लड़की के हाथों में भी मशीन गन थी। उसके जिस्म पर मजीद कोई असला दिखाई न दे रहा था। इस लड़की के बाल बिखरे हुए थे। वो इंतहाई गुस्से में दिखाई दे रही थी। उसका हुक्म सुनते ही मुसल्लह अफराद तेजी से दाएं बाएं बिखरते चले गए। जब वो सब चले गए तो अचानक लड़की की नजर ठीक इस जगह जम गई जहां कार के दाने के पास इमरान मौजूद था और झाड़ू की आड़ से उसे देख रहा था। इमरान को एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे इस लड़की ने उसे देख लिया हो। वो फौरन नीचे झुक गया। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उसने दोबारा झाड़ियों से सर निकालकर बाहर देखा तो ये देखकर उसने बेइख्तियार होंठ भेज लिए कि लड़की मशीन गन हाथों में लिए कदम बढ़ाते हुए इस तरफ आ रही थी। एक लड़की हमारी तरफ आ रही है, इमरान ने आहिस्ता आवाज में शाह बाबा से मुखातिब होकर कहा जो आंखें बंद के तस्बीह फेरते हुए कुछ पढ़ रहे थे। इन्होंने इमरान की बात का कोई जवाब ना दिया। लड़की दाएं बाएं देखते हुए मशीन गन लिए ठीक इस सिमत आगे बढ़ रही थी जहां गार का दाना मौजूद था और जहां झाड़ियों के पीछे इमरान छुपा हुआ था। लड़की आगे आई और जब उसका फासला धाने से 8-10 मीटर रह गया तो वो यकलक रुक गई। उसकी नजर अब भी इस तरफ थी जहां वाकई वो इमरान को जैसे देख सकती हो। इसी लम्हे इमरान ने इसे मशीन गन का रुख इस तरफ करते देखा तो इसका दिल दहक कर रह गया। अब मैं क्या करूं शाह बाबा? शायद इस लड़की ने मुझे देख लिया है। वो मशीन गन लिए इसी तरह बढ़ रही है, इमरान ने कहा और झाड़ से पीछे हटकर इस पत्थर की तरफ मुड़कर शाह बाबा की तरफ देखा जिससे वो जैसे ही मुड़ा ये देखकर उसका दिल दहक से रह गया कि जिस पत्थर पर शाह बाबा बैठे हुए थे वो खाली था। शाह बाबा वहां मौजूद न थे। महालक्ष्मी को होश आया तो उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो रॉडर्स वाली कुर्सी पर जकड़ी हुई है। होश में आते उसे अपने सामने सीक्रेट सर्विस के 2 मेंबरान जोलिया और इसके साथ एक नौजवान को देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्या मतलब तुम सबने मुझे इस तरह रॉडर वाली कुर्सी से क्यों जकड़ा हुआ है? महालक्ष्मी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। क्यों, क्या ये इख्तियार सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है कि तुम हमें रॉडर वाली कुर्सियों पर जकड़ सको? चोले ने मुंह बनाकर कहा। लेकिन महालक्ष्मी ने खौफ भरे लहजे में कहा। काया पलट चुकी है महालक्ष्मी। पहले हम तुम्हारे रहमो करम पर थे लेकिन अब तुम हमारे रहमो करम पर हो। तुमने हमें जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी लेकिन हम वो गलती नहीं करेंगे। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी और इसी वक्त गोलियों से छुट्टी कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें हलाक करने से पहले मैं तुम्हें 2 ऑप्शन बताना चाहती हूँ। जोले ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। ऑप्शन? कैसे ऑप्शन? महालक्ष्मी ने खुद को संभालते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। ये तो तुम अभी और इसी वक्त हमारे हाथों हलाक होने के लिए तैयार हो जाओ या भी हमारे चंद सवालों के जवाब देकर अपनी जान बचा लो। जोले ने सर्द लहजे में कहा। क्या पूछना चाहती हो तुम? महालक्ष्मी ने चौंक कर कहा। ये बात तो तुमने खुद ही मान ली है कि तुम्हारा ताल्लुक काफिरिस्तान की रेड पावर एजेंसी से है और तुम रेड पावर एजेंसी की पावर फोर्स के इंचार्ज हो। चोले ने इसी तरह सर्द लहजे में कहा। हाँ, मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ, महालक्ष्मी ने कहा। उसने खुद को काफी हद तक संभाल लिया था। इतनी बड़ी एजेंसी की फोर्स के इंचार्ज होने के बावजूद तुम अपने साथ सहाराना ताकत रखती हो, क्यों? चोलिया ने पूछा। ये मेरा जाती फेल है कि मैं किसे अपने साथ रखती हूँ और किसे नहीं, महालक्ष्मी ने मुंह बनाकर कहा। सहारा ताकत का सुनकर वो बेचैन नजरों से चारों तरफ देखना शुरू हो गई थी। बेफिक्र हो, जब तक हम जाएं तुम्हारी मदद के लिए कोई सहारा ताकत यहाँ नहीं आएगी और ना ही वो छुपकर हम पर कोई हमला कर सकेगी। हमने इसे ऐसे आने से रोकने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जोले ने उसकी नजरों का मफहूम समझते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो समझ गई थी कि महालक्ष्मी सहाराना ताकत हमाशी को ढूंढ रही थी। क्या इंतजाम किया है तुमने? महालक्ष्मी ने चुंकते हुए कहा। हमारे गिर्द रोशनी का हसार है, हमारे दिलों में जो मुकद्दस कलाम और नाप है, हम मुसलसल इसका विद कर रहे हैं। जब तक हमारा ये विद जारी रहेगा, हमाशी तो क्या, शैतान भी हमारे सामने नहीं आ सकता है। चोले ने कहा तो महालक्ष्मी ने बेइख्तियार होंठ भेज दिए। तुम क्या पूछना चाहती हो, पूछो, महालक्ष्मी ने जोले की तरफ गौर से देखते हुए कहा। गुड, इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी जान अजीज है, इससे तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गई हो। जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे अपनी जिंदगी अजीज है। अगर मैं चंद सवालों के जवाब देकर अपनी जान बचा सकती हूँ तो ऐसा जरूर करूंगी, महालक्ष्मी ने होंठ भेजते हुए कहा। तुम्हारे चीफ का नाम क्या है? जोलिया ने पूछा।
कर्नल भरतराज, महालक्ष्मी ने जवाब दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जोले ने कहा तो महालक्ष्मी चौंक पड़ी। हेडक्वार्टर? क्या मतलब? तुम हेडक्वार्टर का क्यों पूछ रही हो? महालक्ष्मी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो पूछा जा रहा है इसका जवाब दो, तन्वीर ने करा कर कहा तो महालक्ष्मी के चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हो गए। अपने साथी से कहो कि ये मुझसे इस अंदाज में बात ना करे, वरना मैं तुम्हारा किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। महालक्ष्मी ने जोले की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा। जवाब ना देने की सूरत में तुम्हारा इब्रान दाग खच्चर हो सकता है। जोले ने जवाबन करा कर कहा तो महालक्ष्मी करा कर रह गई। मैं हेडक्वार्टर के बारे में कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी फोर्स के हेडक्वार्टर का इल्म है और बस। महालक्ष्मी ने कहा तो जोलिया इसकी तेज सदों से घूरने लगी। महालक्ष्मी के जवाब देने के अंदाज से ही मालूम हो रहा था कि वो गलत बयानी से काम ले रही है। चलो, मैं तुमसे रेड पावर एजेंसी के हेडक्वार्टर के बारे में नहीं पूछती। तुम ये बताओ कि काफिरिस्तान के रेड पावर एजेंसी को जिस मिसाइल स्टेशन की हिफाजत का टास्क दिया है, वो मिसाइल स्टेशन कहाँ है? जोले ने कहा तो महालक्ष्मी एक बार फिर चौंक पड़ी। कौन सा मिसाइल स्टेशन? महालक्ष्मी ने कहा। मैं ब्लैक मिसाइल स्टेशन की बात कर रही हूँ, और मेरी बात ध्यान से सुनो महालक्ष्मी। मुझे इस बात का इल्म है कि ब्लैक स्टेशन काफिरिस्तान के शुमाली इलाके बुरबम के जंगल, जिसे आमतौर पर ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है, के वस्त में मौजूद है और इसकी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस मिसाइल स्टेशन से पाक एशिया की तस्नीसात को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। हमारे पास इस बात की भी मुस्तनिद इत्तलात हैं कि ब्लैक स्टेशन की हिफाजत का टास्क काफिरिस्तान की रेड पावर एजेंसी को दिया गया है, जिसका सरवा कर्नल भरतराज है। तुम्हारा ताल्लुक इस एजेंसी से और तुम एजेंसी की पावर फोर्स की इंचार्ज हो, इसे तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती हो कि तुम्हें ब्लैक स्टेशन के बारे में मालूम नहीं है। तुम्हारी जान सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है कि तुम हमें ब्लैक स्टेशन के बारे में तफसील बता दो। हम तुमसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस मिसाइल स्टेशन की हिफाजत के लिए इंतजाम क्या हैं, और ब्लैक स्टेशन की हिफाजत के लिए हमारे तैनात फोर्स का इंचार्ज कौन है और वो कहाँ पर मौजूद है। जोया ने मुसलसल और तेज तेज बोलते हुए कहा। न जाने तुम क्या कह रही हो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं ना किसी ब्लैक स्टेशन के बारे में जानती हूँ और ना मुझे इस बात का इल्म है कि रेड पावर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तुम्हें ब्लैक स्टेशन के बारे में जहाँ से मालूमात मिली हैं वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। महालक्ष्मी ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन जोया की बातें सुनकर उसके चेहरे का जिस तरह से रंग बदल गया था, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस बारे में कुछ ना कुछ जानती है, लेकिन इसे नहीं बताना चाहती। तनवीर ये सब कुछ जानती है, लेकिन ये साइंस हमारे सामने मुंह ना खोलेगी। जोया ने महालक्ष्मी का जवाब सुनकर एक तवील सांस लेकर सफदर की तरफ देखते हुए इब्रानी जुबान में कहा, तो फिर क्या किया जाए? इस पर तशद्दुद भी बेकार होगा, क्योंकि ये इंतहाई तरबियत याफ्ता मालूम हो रही है। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, तशद्दुद से उसकी जुबान खुलवाना मुश्किल होगा। जोया ने जवाब दिया, ये तुम दोनों की जुबान में बातें कर रहे हो, मेरे सामने मेरी जुबान में बात करो। महालक्ष्मी ने इसी अजनबी जुबान में बातें करते देखकर इंतहाई झुलाए हुए लहजे और कुसीले लहजे में कहा, मेरे ख्याल में इसकी जुबान खुलवाने का एक ही तरीका हो सकता है। तनवीर ने इसकी बात पर कान ना धरते हुए और मुस्कुराते हुए जोया की तरफ देखते हुए कहा, तो जोया उसकी बात सुनकर चौंक पड़ी। कौन सा तरीका? जोया ने चौंक कर कहा। इमरानी तरीका, तनवीर ने जवाब दिया। इमरानी तरीका? मैं कुछ समझी नहीं। जोया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान आमतौर पर ऐसे खतरनाक और तरबियत याफ्ता लेडी एजेंटों का मुंह खुलवाने के लिए एक देसी तरीके का इस्तेमाल करता है। ऐसा तरीका जिससे तन्हाई तरबियत याफ्ता लेडी एजेंटों के पसीने छूट जाते हैं और वो खौफजदा होकर फौरन अपना मुंह खोल देती हैं। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब भी नहीं समझी। जोया ने कहा, आपके कान में बताता हूँ। तनवीर ने कहा तो जोया ने इस बात में सर हिला दिया। तनवीर ने अपना मुंह जोया के कान के पास किया और नायत आहिस्ता आवाज में उसे इमरानी तरीका बताने लगा तो जोया के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? क्या छुपा रहे हो? मुझसे बोलो, महालक्ष्मी ने चीखते हुए कहा। लेकिन जोया और तनवीर ने इस बार इसकी बात पर कोई तवज्जो न दी। ये तरीका वाकई कारगर साबित होगा। ये भी एक औरत है और दुनिया में ऐसी कोई औरत मौजूद नहीं है जो इन चीजों से खौफ न खाती हो। जाओ, जा कर ले आओ। जोया ने कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिलाया और तेजी से मुड़कर बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। ये कहाँ जा रहा है? कहाँ भेजा है तुमने उसे? तनवीर को दरवाजे की तरफ जाते देखकर महालक्ष्मी ने बुरी तरह से चुपते हुए कहा, अभी आ जाएगा। तुम तो ये कहना चाहती हो कि तुम ना रेड पावर एजेंसी के हेडक्वार्टर का इल्म है और न ही तुम ब्लैक स्टेशन के बारे में कुछ जानती हो। जोया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, हाँ, यही सच है। महालक्ष्मी ने जवाब दिया। अच्छी तरह से सोचो, जवाब दो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये खुद एतमादी रेत की दीवार पर साबित हो जाए। जोया ने कहा, क्या क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? महालक्ष्मी ने चौंकते हुए कहा,
मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब मालूम है, लेकिन तुम जुबान खोलने पर आमादा नहीं हो। और मुझे इस बात का भी इल्म है कि तुम तरबियत याफ्ता लेडी एजेंट हो। अगर मैं तुम पर तशद्दुद करूंगी तो तुम पर इसका कोई असर नहीं होगा। तुम मुझे मेरी किसी सवाल का जवाब नहीं दोगी, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसे ज़माने की देर है, तुम्हारी ज़ुबान खुद ही खुल जाएगी और फिर तुम वो सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाओगी जो मैंने तुमसे ना भी पूछा होगा। जोलिया ने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा तरीका है तुम्हारे पास जिससे तुम मेरी ज़ुबान खुलवा सकती हो? महालक्ष्मी तंज़िया लहजे में कहा, अभी चंद मिनट रुक जाओ, इस तरीके के बारे में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो महालक्ष्मी के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हो गए। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकती। तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे जिस्म का रेशा रेशा अलग कर सकती हो या मुझे जिंदा जलाने का इकदाम कर सकती हो, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे जबरदस्ती बोलने पर मजबूर नहीं कर सकती है। महालक्ष्मी ने कहा, तुम किस कदर मजबूत आसाब की मालिक हो इसका पता अभी चल जाएगा। जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। महालक्ष्मी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर वो खामोश हो गई और जोलिया का खास जाने वाली नजरों से घूरने लगी। वो बार बार बेचैन नजरों से हमाशी को तलाश कर रही थी, जो ऐसी गायब हो गई थी कि अब वापस आने का नाम ही ना ले रही थी। हमाशी कहाँ हो तुम? महालक्ष्मी ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा। वो चली गई, अब वापस नहीं आएगी। जोलिया ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया तो महालक्ष्मी चौंक पड़ी। क्या क्या मतलब? क्या तुमने मेरी आवाज सुन ली है? लेकिन कैसे? मैं तो नहायत आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाई थी। महालक्ष्मी ने कहा, मेरे कान तेज है, घास फूस से गिरने वाली सुई भी आवाज भी आसानी से सुन लेती हूँ। जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जो महालक्ष्मी खड़ा कर रह गई। इससे पहले कि इनमें मजीद बात होती और इसी लम्हे तनवीर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ पर कीड़ा लिपटा हुआ था और इसके हाथ में एक लंबी सी लकड़ी दिखाई दे रही थी जिसके सिरे पर धागा लिपटा हुआ था। धागे के सिरे पर एक चुपकली दम के बल लटकी हुई थी। चुपकली को देखकर महालक्ष्मी बुरी तरह से उछल पड़ी। क्या क्या मतलब? ये क्या है? महालक्ष्मी तनवीर के हाथ में चुपकली लटकी देखकर बौखलाए हुए लहजे में कहा, इसे उर्फे आम में चुपकली कहते हैं, गौर से देखो इसे। जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके इशारे पर तनवीर चुपकली लिए महालक्ष्मी के करीब आ गया और उसने चुपकली को महालक्ष्मी के सामने लहराना शुरू किया तो महालक्ष्मी के मुंह से ना चाहते हुए भी चीख निकल गई। हटाओ इसे, फौरन हटाओ, मेरे सामने से दूर ले जाओ। माय गॉड, पीछे हटाओ। महालक्ष्मी ने इंतहा खौफजदा लहजे में कहा, मेरे साथी इसे तुम्हारे जिस्म पर छोड़ देगा और फिर ये चिपकली तुम्हारे साथ जिस्म पर मार्च करेगी। तुम चूंकि बंधी हुई हो इसलिए जाहिर है कि तुम इसे अपने जिस्म से ना झटक सकोगी, और अगर इसे चिपकली ने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारा क्या हशर होगा ये तो शायद मैं भी नहीं बता सकूंगा। जोले ने मुस्कुराते हुए कहा, हटाओ, फॉर गॉड सेक हटाओ, मैं सब कुछ बता दूंगी, इसे हटाओ वरना मैं खौफ से मर जाऊंगी। महालक्ष्मी ने हजानी अंदाज में चीखते हुए कहा। चुपकली देखकर इसका दिमाग जैसे बख्त से उड़ गया था और इसका सारा जिस्म बुरी तरह से लड़ना शुरू हो गया था। सॉरी, इस मामले में तुम मुझे नफ्सियाती मरीज समझ सकती हो। तुम मुझ जैसी बहादुर और ताकतवर लेडी एजेंटों के जिस्मों पर चिपकलियां, चींटियां, बिच्छू, सांप और चूहे दौड़ाने का शौक है। मुझे बेहद लुत्फ आता है। ये चुपकली अब तुम्हारे जिस्म की सैर करेगी। छोड़ दो तनवीर चुपकली इसके जिस्म पर। जो ने पहले महालक्ष्मी और फिर तनवीर से मुखातिब होकर कहा तो महालक्ष्मी के जिस्म की लर्जिश में मजीद इजाफा हो गया। वो बुरी तरह से चीखने लगी। उसका दिल जैसे फटने के करीब आ गया था। तनवीर ने जैसी चुपकली इसके सर के करीब की, महालक्ष्मी के मुंह से जोरदार चीख निकली और दूसरे लम्हे उसे अपने दिमाग में तारीकी फैलती महसूस होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक उसके चेहरे पर चटाक चटाक के आवाज के साथ दर्द की तेज लहरें सी उठने लगी तो इसे फौरन होश आ गया। होश में आओ, होश में आओ। चले की चिकती आवाज सुनाई दी तो महालक्ष्मी ने यकलक आंखें खोल दी। होश में आते ही वो एक बार फिर चीखें मारने लगी क्योंकि तनवीर छिपकली लटका इसके करीब ही मौजूद था। इसे हटाओ, फॉर गॉड से किसे हटाओ, मैं सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ, प्लीज। महालक्ष्मी ने होश में आते बुरी तरह से चीखते हुए कहा। तो क्या तुम जानती हो कि रेड पावर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जोले ने कहा। हाँ हाँ जानती हूँ, मैं जानती हूँ, महालक्ष्मी ने चीखते हुए कहा। और तुम ये भी जानती हो कि ब्लैक स्टेशन की असल लोकेशन क्या है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? जोले ने घूरते हुए कहा। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ, महालक्ष्मी ने कहा तो जोले ने तनवीर को इशारा किया। तनवीर इसका इशारा समझकर चुपकली लेकर पीछे हट गया। तो शुरू हो जाओ और मुझे हर बात तफसील से बताओ कि ब्लैक स्टेशन कहाँ है, उसकी हिफाजत के लिए क्या इंतजामात किए गए हैं और वहाँ हमारी फोर्स की तादाद कितनी है और जंगल में कहाँ कहाँ फैली हुई है और वहाँ जाने का ऐसा कौन सा रास्ता है जो हम फोर्स की नजर से बचकर पहुंच सके। जोले ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। महालक्ष्मी का जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। वो इस तरह से सांस ले रही थी जैसे मीलों दूर से दौड़कर आ रही हो। उसकी आंखों में अब भी खौफ था। वो खौफ भरी नजर से तनवीर के हाथ में लटकी हुई चुपकली की तरफ देख रही थी। इसे यहाँ से ले जाओ, मैं सब कुछ बता दूंगी, ले जाओ इसे, महालक्ष्मी ने लरजती आवाज में कहा। नहीं, जब तक तुम सब कुछ नहीं बताओगे ये चुपकली यहीं रहेगी।
तुमने गलत बयानी से काम लेने की कोशिश की तो मेरा साथी चुपकली को तुम पर छोड़ देगा। इसके बाद जो होगा वो तुम्हारी वजह से होगा। जोले ने करा कर कहा। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, महालक्ष्मी ने कहा। इसी लम्हे इसकी नजर तनवीर के अकब में पड़ी तो वो चौंक पड़ी। उसे तनवीर के ऐन अकब में हमाशी का साया देखा। हमाशी, अचानक उसके मुंह से निकला तो उसकी बात सुनकर जोलिया और तनवीर चौंक पड़े। इन्होंने तेजी से सर घुमाया और इस तरफ देखा जहाँ हमाशी देख रही थी, और उसी लम्हे तनवीर के अकब में हमाशी नमूदार हो गई। इससे पहले कि तनवीर कुछ करता, अचानक हमाशी का हाथ हरकत में आया और दूसरे लम्हे तनवीर के हलक से तेज चीख निकली। वो उछला और हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसके हाथ से वो लकड़ी छूट गई जिससे उसने धागा से छिपकली को लटका रखा था। तनवीर एक लम्हे के लिए तब्बा और फिर साकित हो गया। हमाशी को देखकर जोला बुरी तरह से उछल पड़ी। तुम यहाँ कैसे आ गई? चने उसकी तरफ देखकर आंखें फाड़ते हुए कहा। जब तक तुम सब पाक थे और पाक कलाम पढ़ रहे थे, मेरे लिए यहाँ जाहिर होना मुश्किल हो गया था, लेकिन तुम्हारे साथी ने खलीज छिपकली को यहाँ लाकर और अपने हाथ में रखकर मुझे फिर से यहाँ जाहिर होने का मौका दे दिया। अब तुम सब मेरे रहमो करम पर हो। मैं तुम सबको यहाँ से गायब करके अंधे कुएं में फेंकने के लिए जा रही हूँ। तैयार हो जाओ, हमाशी ने खड़ाती आवाज में कहा। इससे पहले कि जोलिया को समझते, अचानक जोलिया को झटका लगा और वो उछलकर नीचे जा गिरी। हमाशी को देखकर महालक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई थी। उसी लम्हे कमरे में जकलक तारीकी छा गई। हमाशी, महालक्ष्मी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। फिक्र न करो महालक्ष्मी, मैं यही हूँ। हमाशी की आवाज ने तो महालक्ष्मी के चेहरे पर सुकून आ गया। चंद लम्हों बाद वहां रोशनी बेहाल हो गई और जैसी रोशनी बेहाल हुई, ये देखकर महालक्ष्मी चौंक पड़ी कि कमरे में हमाशी तो मौजूद थी, लेकिन जमीन पर गिरी हुई जोलिया और उसका साथी तनवीर वहां से गायब हो चुके थे। ये दोनों कहाँ गायब हो गए हैं? महालक्ष्मी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने इन सबको ले जाकर यहाँ से दूर एक इंतहाई गहरे और तारीक कुएं में फेंक दिया है। अब वो इस कुएं से कभी बाहर न आ सकेंगे। वहीं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएंगे। वहां इनकी मदद करने वाला कोई भी ना होगा। महाशी ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन ये सब कैसे हो गया? तुम गायब क्यों हो गई थी और अब अचानक? महालक्ष्मी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे इन लोगों ने पाक कलाम पढ़कर गायब किया था। मैं समात के इर्द गिर्द में मौजूद थी और अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि तुम तक पहुंच सकूं, लेकिन ये समझ सब विद कर रहे थे और मुझे तुम्हारे पास आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और मुझे इस बात की फिक्र थी कि तुम यकीनन मुसीबत में होगी। मेरी कोशिश उस वक्त बावर आवर साबित हुई कि जब इनके एक आदमी ने एक कमरे से चुपकली को लकड़ी के सिरे पर धागा लगा कर पकड़ा। इसके हाथ में चुपकी चुपकली थी और वहाँ इनके साथी मौजूद थे, इसलिए सब इस चुपकली को देखकर चौंक पड़े। इस सब ने चुपके चुपकली को देखते ही विद करना छोड़ दिया था, इसलिए मुझे उनके करीब आने का मौका मिल गया। ये आदमी चुपकली लेकर जहाँ आए तो मैंने बाहर मौजूद सब अफराद के दिमागों को अपने काबू में किया और उन्हें बेहोश कर दिया और फिर जहाँ आ गई। चुपकली चुके नापाक होती है, इसलिए मुझे यहाँ जाहिर होते ही कोई मसला ना हुआ था। फिर मैंने वही किया जो मैं कर सकती थी। मैंने इन दोनों को भी बेहोश किया और फिर जहाँ तारीकी फैला दी ताकि अगर इनमें से कोई होश में भी हो तो वो मेरे अमल को ना रोक सके। मैंने काला शोरा शहर चलाया और इस सबको एक साथ यहाँ से गायब कर दिया। अब वो यहाँ से बहुत दूर एक तारीक कुएं में बेहोश पड़े हैं। इन्हें होश में आ जाए तो वो इस कुएं से किसी भी तरह ना निकल सकेंगे और चंद ही दिनों में वहाँ भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमाशी ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, ये तुमने बहुत अच्छा किया है हमाशी कि तुम बर वक्त यहाँ आ गई हो। तुमने मुझे इनसे बचा लिया है। महालक्ष्मी मुसरत भरे लहजे में कहा। ये मेरा फर्ज है। गुरु महाराज ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए ही भेजा हुआ है। हमाशी ने स्पॉट लहजे में कहा। अब मुझे इस रॉडर वाली कुर्सी से निजात दिलाओ। खोलो इन रॉडर्स को। महालक्ष्मी ने कहा। मैं ये नहीं खोल सकती। जदीद दुनिया के साइंसी निजाम को समझना मेरे लिए मुश्किल है। हमाशी ने इसी तरह स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए कहा। मैं ऐसे समझने वाली कौन सी बात है? मेरे पास आओ और मेरे पहलू के पास कुर्सी में लगा हुआ ये सब्ज बटन प्रेस कर दो तो ये रॉडर खुल जाएंगे और मैं आजाद हो जाऊंगी। महालक्ष्मी ने कहा तो हमाशी आगे बढ़ी और इसने महालक्ष्मी के पहलू के पास कुर्सी पर लगे हुए दो बटनों में से सब्ज रंग का एक बटन प्रेस किया तो कटाक कटाक के आवाजों के साथ रॉडर्स खुलते चले गए। रॉडर्स खुलते ही महालक्ष्मी एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। अब मुझे बताओ कि वो कुआं कहाँ है जिसमें तुमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को ले जाकर फेंका है? महालक्ष्मी ने कहा तो हमाशी उसे कुएं के बारे में तफसील बताने लगी। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नॉवल के 5वें हिस्से का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब